नमस्कार, मैं सतपाल चौबयाल, लीगल नॉलेज विद एसपी चौबयाल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम बीएनएस की सेक्शन 2 डेफिनेशंस कर रहे हैं। इससे पहले हमने बीएनएस की जो सेक्शन 2 डेफिनेशन की सब सेक्शन 23 तक कर लिया था, तो आज सब सेक्शन 24 से आगे शुरू करेंगे। सब सेक्शन 24 है ऑफेंस एक्सेप्ट इन द चैप्टर एंड सेक्शंस मेंशन्ड इन सब क्लॉज A and B, the word offense means an act made punishable by this संहिता। तो ऑफेंस क्या है, इसमें बताया गया कि ऑफेंस जो ये इस सब सेक्शन के क्लॉज A और B में जो चैप्टर या धाराएं सेक्शन जो मेंशन करी गई हैं उसको छोड़कर ऑफेंस अपराध शब्द का तात्पर्य होगा कोई भी ऐसा कार्य जिसे इस संहिता के द्वारा दंडनीय घोषित किया गया है। तो अपराध क्या होगा? कोई भी ऐसा कार्य जिसे इस संहिता के अधीन दंडनीय घोषित किया गया है उसे हम अपराध बोलेंगे। तो क्लॉज ए में क्या है? क्लॉज ए में कुछ सेक्शंस दे रखी हैं, एक चैप्टर 3 और कुछ सेक्शंस दे रखी हैं। तो इन सेक्शंस में ये बोला गया है कि द वर्ड ऑफेंस मीन्स द थिंग पनिशेबल अंडर दिस संहिता और अंडर एनी स्पेशल लॉ और लोकल लॉ। तो क्लॉज ए में क्या बोला गया है कि जो ये धाराएं दे रखी हैं, जैसे सेक्शन 8 की सब सेक्शन 2, 3, 4, 5 या 9 या 49, 50, 52, 54 जो भी सेक्शन इसमें दे रखी हैं, इसके अधीन कोई किया गया कार्य अपराध होगा। और इसके अलावा लोकल एंड स्पेशल लॉ के अधीन अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो वो भी अपराध माना जाएगा। और इसका क्लॉज बी जो है इसमें बताया गया है कि ये जो सेक्शन 189 की सब सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 211, 212, 238, 39, 49, 53 या 329 की सब सेक्शन 1 है। द वर्ड ऑफेंस शैल हैव सेम मीनिंग व्हेन द एक्ट पनिशेबल अंडर स्पेशल लॉ और द लोकल लॉ इज पनिशेबल अंडर सच लॉ व्हेन इम्प्रिजन्ड फॉर ए टर्म ऑफ 6 months और मोर वेदर विद और विदाउट फाइन। तो इसमें क्या बोला गया है क्लॉज बी में कि ये जो सेक्शंस दे रखी हैं इनके अनुसार अगर कोई कार्य करता व्यक्ति तो वो तो अपराध होगा। इसके अलावा लोकल एंड स्पेशल लॉ के अधीन जिसमें के दंड का प्रावधान 6 महीने तक जुर्माने सहित या रहित किया गया है, उसके अधीन भी कोई व्यक्ति कार्य करता है तो वो भी अपराध की श्रेणी में आएगा। तो नटशेल में हम बताएं तो अपराध क्या है? कोई भी ऐसा कार्य जिसे भारतीय न्याय संहिता के अधीन दंडनीय घोषित किया गया है वो अपराध माना जाएगा, या जिसे लोकल एंड स्पेशल लॉ के अधीन दंडनीय घोषित किया गया उसे अपराध माना जाएगा। अगली सबसेक्शन है 25 ओमिशन मींस सिंगल ओमिशन एज वेल एज सीरीज ऑफ ओमिशन। मतलब चाहे कोई व्यक्ति एक ओमिशन करता है तब भी ओमिशन ही लिखा होगा यहाँ, और एक से अधिक ओमिशन करता तभी शब्द ओमिशन ही आएगा। Person includes any company or association or body of persons whether incorporated or not। तो पर्सन में क्या आएगा? पर्सन में खाली व्यक्ति नहीं आएगा, पर्सन में कोई कंपनी भी आएगी, कोई एसोसिएशन भी आएगी या बॉडी ऑफ पर्सन भी आएगी, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड है या नहीं, निगमित है या नहीं। तो पर्सन में खाली व्यक्ति नहीं आएगा बल्कि पर्सन में कंपनी भी आएगी, एसोसिएशन भी आएगी और बॉडी ऑफ पर्सन भी आएगा। तो इसमें बीएनएस में क्या है कि बीएनएस के अधीन किसी व्यक्ति के खिलाफ तो कार्रवाई की जा सकती है, बल्कि किसी कंपनी, किसी एसोसिएशन या बॉडी ऑफ पर्सन है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। तो इसलिए पर्सन शब्द में जो है कंपनी, एसोसिएशन या बॉडी ऑफ पर्सन को भी शामिल किया गया है। पब्लिक से क्या तात्पर्य रहेगा? इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी। कोई भी पब्लिक का कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय पब्लिक माना जाएगा, चाहे एनी क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी। सबसेक्शन 29 है रीज़न टू बिलीव, विश्वास करने का कारण। विश्वास करने का कारण कि ए पर्सन इज सेड टू हैव रीज़न टू बिलीव ए थिंग इफ ही हैज सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज। कोई व्यक्ति किसी बात में विश्वास करने का कारण रखता है, ये तब कहा जाएगा यदि उसके पास उस बात में विश्वास करने का पर्याप्त आधार है। मतलब किसी व्यक्ति के पास अगर किसी बात में
विश्वास करने का पर्याप्त आधार है तो माना जाएगा कि उसके पास उस बात में विश्वास करने का पर्याप्त कारण था, रीज़न टू बिलीव। स्पेशल लॉ क्या होता है? स्पेशल लॉ मीन्स लॉ एप्लीकेबल टू ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो स्पेशल लॉ क्या हुआ? कोई ऐसा कानून जो सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर बनाया गया, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट या आर्म्स एक्ट, हथियारों को लेकर ही बनाया गया, आर्म्स एंड एम्युनिशंस को लेकर ही बनाया गया, या NDPS एक्ट जो ड्रग्स वगैरह को लेकर बनाया गया। तो स्पेशल लॉ क्या है? जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर बनाया गया उसे हम स्पेशल लॉ बोलेंगे। सबसेक्शन 31 है वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी की क्या होगी? मीन्स ए डॉक्यूमेंट which is or purpose to be a document whereby a legal right is created, extended, transferred, restricted, extinguished or released, or whereby any person acknowledges that he lies under legal liability or has not a certain legal right। तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी यानी कि मूल्यवान प्रतिभूति। तो मूल्यवान प्रतिभूति क्या हुई? कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है, ऐसा कोई दस्तावेज है जिससे कोई लीगल राइट या तो क्रिएट होता है, या कोई एक्सटेंड होता है, या ट्रांसफ़र होता है, चाहे रिस्ट्रिक्ट होता है, चाहे एक्सटिंग्विश्ड होता है, चाहे रिलीज़ होता है, या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति ये बोलता है कि मैं किसी लीगल लाइबिलिटी के अंडर हूँ या कोई मेरा लीगल राइट नहीं है। तो मूल्यवान प्रतिभूति यानी कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या हुई? कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल ए ने अपनी ज़मीन जो है बी को बेच दी। अब जैसे ही उसने डॉक्यूमेंट बनाया तो ए ने जो ज़मीन बेची उससे बी का राइट क्रिएट हो गया, उसका राइट एक्सटेंड हो गया, ट्रांसफ़र हो गई वो ज़मीन उसके नाम पे, और ए का राइट जो रिस्ट्रिक्ट हो गया, उससे एक्सटिंग्विश हो गया, ख़त्म हो गया, उसने अपना उससे उसका राइट उससे रिलीज़ हो गया। तो मूल्यवान प्रतिभूति यानी कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या हुई? कोई ऐसा दस्तावेज जिससे कोई कानूनी अधिकार जो है, चाहे क्रिएट होता है, चाहे एक्सटेंड होता है, चाहे ट्रांसफ़र होता है, चाहे रिस्ट्रिक्ट होता है, एक्सटिंग्विश्ड होता है, या रिलीज़ होता है, या जिसके द्वारा कोई आदमी ये बोले कि वो किसी लीगल लाइबिलिटी के अंडर है। मान लीजिए ए जो है एफिडेविट लिख के देता है, मैंने बी के जो 1 लाख रुपए देने हैं, तो वो बी के लिए क्या हो गया? वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी, क्योंकि उसके आधार पर उसे वो 1 लाख रुपया क्लेम कर सकता है। और हैज़ नॉट सर्टन लीगल राइट, या मान लीजिए कोई व्यक्ति ये बोले कि आज से मेरा इस चीज़ पर कोई अधिकार नहीं होगा, कोई लिख के कोई इस तरह की बात दे दी, तो उसको बोलेंगे हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या हुई? जिससे कोई किसी व्यक्ति का कानूनी अधिकार जो चाहे क्रिएट हो, चाहे एक्सटेंड हो, चाहे ट्रांसफ़र, चाहे रिस्ट्रिक्ट हो, चाहे एक्सटिंग्विश हो, चाहे रिलीज़ हो, या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति ये बोले कि वो लीगल लाइबिलिटी के अंडर है या उसका कोई लीगल राइट नहीं है। वेसल, वेसल मीन्स एनीथिंग मेड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ बार्टर ऑफ ह्यूमन बीइंग और प्रॉपर्टी। तो वेसल क्या हुआ? कोई ऐसा कन्वीनियंस का साधन जिससे आप प्रॉपर्टी या पर्सन को जो है पानी के थ्रू ले जा सकते हैं, यानी कि जो पानी का जहाज है, शिप, उसको हम बोलेंगे वेसल। वॉलंटरली, स्वेच्छा से, वॉलंटरली मीन स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से। ए पर्सन इज सेड टू कॉज एन इफेक्ट वॉलंटरली व्हेन ही कॉजेज इट बाय मीन्स whereby he intended to cause it, or by means which at the time of employing those means he knew or had reason to believe to be likely to cause it। तो स्वेच्छा से मतलब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी परिणाम को उत्पन्न करता है, ये तब कहा जाएगा यदि उसकी नीयत में ऐसा करना था, या जिन साधनों का वो उपयोग कर रहा है उनको उपयोग में लाते समय वो जानता था कि ऐसा परिणाम उत्पन्न हो सकता है, तो कहा जाएगा कि उसने उस कार्य को स्वेच्छा से किया है। मतलब कोई व्यक्ति किसी मान लो कार्य को कर रहा है, तो उस कार्य को करते समय वो जानता था कि वो जो काम कर रहा है उसका ये परिणाम हो सकता है, या ऐसा परिणाम होने की संभावना है, उसको पता था कि वो जो काम कर रहा है उससे ऐसा परिणाम हो सकता है, तो कहा जाएगा उसने उस परिणाम को स्वेच्छा से उत्पन्न किया है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक व्यक्ति जो सड़क के ऊपर बैठा हुआ है, नीचे से सड़क जा रही है, वहाँ से कुछ गाड़ियाँ भी गुजर रही हैं, कुछ लोग पैदल गुजर रहे हैं, अब वो ऊपर से पत्थर फेंके जा रहा है नीचे को, तो उसको पता है कि वो जो पत्थर फेंक रहा है वो किसी गाड़ी पर गिर सकता है, किसी चलते हुए राहगीर पर गिर सकता है और उसको चोट लग सकती है, या उसको जानकारी है, तो माना जाएगा कि उसने उस परिणाम को स्वेच्छा से उत्पन्न
किया। बिल क्या होगा? बिल मीन्स एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, मतलब वसीयत, जिसको हम वसीयत बोलते हैं वो बिल। जैसे कोई व्यक्ति जो है एक वसीयत कर देता है कि भी मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी मेरी बेटी और मेरे बेटे के नाम पे होगी, मेरी पत्नी के नाम पे होगी, भाई के नाम पे होगी, बहन के नाम पे होगी, उसको जो डॉक्यूमेंट बनता है उसको बोलते हैं बिल, वसीयत। सबसेक्शन 30 बाय वीमेन मीन्स ए फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। वीमेन्स अगर कहीं शब्द आया तो उसका मतलब है कोई भी फीमेल ह्यूमन बीइंग है, चाहे उसकी कोई भी आयु, चाहे वो 1 साल की बच्ची है, चाहे वो 10 साल की, 18 साल की, 50 साल की महिला है, 60 साल की वृद्ध है। तो वीमेन अगर शब्द आया है तो वो किसी भी फीमेल ह्यूमन बीइंग के लिए प्रयोग होगा। रॉन्गफुल गेन, अनुचित लाभ क्या होगा? अनुचित लाभ यानी कि रॉन्गफुल गेन मीन्स गेन बाय अनलॉफुल मीन ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड। तो रॉन्गफुल गेन, अनुचित लाभ या अवैध लाभ क्या हुआ? अवैध साधनों द्वारा संपत्ति का ऐसा लाभ है जिसे प्राप्त करने वाला कानूनन अधिकारी नहीं है। तो रॉन्गफुल गेन क्या हुआ? अनुचित लाभ क्या हुआ? अवैध साधनों द्वारा संपत्ति का ऐसा लाभ प्राप्त करना जिसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति कानूनन अधिकारी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक कोई सरकारी कर्मचारी है, वो सरकारी कर्मचारी जब सरकारी कार्य करता है तो उसके लिए सरकार उसको तनख्वाह देती है, सैलरी देती है। अब अगर वो किसी व्यक्ति का काम करने के लिए उससे पैसे भी मांगता है कि भी मैं आपका काम तभी करूँगा कि आप मेरे को 1000 रुपये दोगे, तब आपका काम करूँगा, अदरवाइज़ काम आपका नहीं होगा, आज नहीं होगा, कल होगा, परसों होगा, ऐसे टालता है। तो वो जो उससे पैसे ले रहा है वो अवैध रूप से ले रहा है, जो उससे नहीं ले सकता है। तो ये माना जाएगा कि उसने अनुचित लाभ लिया है। तो अनुचित लाभ क्या है? अवैध साधनों द्वारा संपत्ति का ऐसा लाभ प्राप्त करना जिसे प्राप्त करने वाला कानूनन अधिकारी नहीं है। रॉन्गफुल लॉस, अनुचित हानि। तो अनुचित हानि क्या है? मीन्स लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन लूजिंग इट इज लीगली एंटाइटल्ड। अब ये देखो इसमें क्या बोला कि अनुचित हानि क्या है? अवैध तरीके से किसी व्यक्ति को संपत्ति की ऐसी हानि करना जिसको उठाने वाला कानूनन अधिकारी हो। मतलब कानूनन अधिकारी हो, इसका क्या मतलब हुआ है? क्या है कि कानूनी तौर पर उसे हानि हो रही है जो हानि उसे नहीं होनी चाहिए थी। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे बताया आपको कि कोई सरकारी कर्मचारी मान लो किसी काम के लिए पैसे मांग रहा है जो उसको नहीं देने थे, क्योंकि उसको उस काम के लिए सैलरी मिलती है। अब वो किसी से पैसे लेता है तो जिस व्यक्ति को हानि हो रही है वो उसे हानि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो हो रही है उसे। तो इसलिए इसमें बोला गया है कि रॉन्गफुल लॉस मीन्स अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन लूजिंग इट इज़ लीगली एंटाइटल्ड। मतलब कानूनी तौर पर उसे हानि हो रही है जो उसे हानि नहीं होनी चाहिए। तो अवैध तरीके से अगर किसी व्यक्ति से कोई किसी को हानि पहुंचाई जाती है तो उसे हम बोलेंगे रॉन्गफुल लॉस। अब गेनिंग रॉन्गफुली और लूजिंग रॉन्गफुली क्या होता है? सबसेक्शन 38 में बताया गया है। ए पर्सन इज सेड टू गेन रॉन्गफुली व्हेन सच पर्सन रिटेन्स रॉन्गफुली एज वेल एज व्हेन सच पर्सन एक्वायर्स रॉन्गफुली। मतलब किसी व्यक्ति ने अनुचित लाभ लिया है, ये तब माना जाएगा, तब कहा होता है जब वो अनुचित तरीके से किसी संपत्ति को रिटेन करके रखता है, अपने कब्जे में रखता है, या अनुचित तरीके से किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है, प्राप्त करता है। किसी प्रॉपर्टी को अनुचित तरीके से वो चाहे अपने कब्जे में रखे जिसको रखने का अधिकारी नहीं है, या अनुचित तरीके से उसको प्राप्त करे जिसको प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, तो माना जाएगा उसने रॉन्गफुली गेन किया है। और लूजिंग रॉन्गफुली क्या है? ए पर्सन इज सेड टू लूज रॉन्गफुली व्हेन सच पर्सन इज रॉन्गफुली केप्ट आउट ऑफ एनी प्रॉपर्टी। मतलब किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से उसकी संपत्ति से अगर बाहर रखा जाए, उस संपत्ति पर जिस व्यक्ति जो उस व्यक्ति के पास होनी चाहिए थी उस संपत्ति उसको बाहर रखा जाए, या फिर उस संपत्ति से अनुचित तरीके से उसे वंचित किया जाए, तो गेनिंग रॉन्गफुली और लूजिंग रॉन्गफुली। मतलब गेनिंग रॉन्गफुली अनुचित तरीके से कोई प्रॉपर्टी रिटेन करता है या एक्वायर करता है, और लूजिंग रॉन्गफुली क्या हुआ कि अनुचित तरीके से किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से बाहर रखा जाता है,
या अनुचित तरीके से उसकी संपत्ति से उसे वंचित किया जाता है, तो ये होगा लूजिंग रॉन्गफुली। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल से हम जो इसकी सेक्शन 3 है उसको शुरू करेंगे। तो मेरा अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।